Hello students, today we are going to study pharmacology first, unit 4th topic anti-epileptic drugs. तो बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक नाम से पता चल रहा है कि एपिलेप्टिक डिजीज़ है और उसके अगेंस्ट में जो काम करती हैं ड्रग्स वो हमारी कहलाती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ जिस डिजीज़ के लिए हम कर रहे हैं उस डिजीज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन में समझाया गया है कि एपिलेप्सी क्या होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एपिलेप्सी बेसिकली जिसमें हमारे अनप्रिडिक्टेबल सीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल सीजर जब होने लगते हैं हमारी बॉडी में तब हम उस कंडीशन को कहते हैं कि एपिलेप्सी हो गया है। अब ये सीजर्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? ये सीएनएस डिसऑर्डर की वजह से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा ब्रेन है वो डिसफंक्शन करता है। ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता है और वो अचानक से न्यूरोनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से इम्पल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मोटर, सेंसरी और बिहेवियरल चेंजेस है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो सीजर्स आर बेसिकली अकर्स ड्यू टू सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, अचानक से और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने वाले इम्पल्सेस की वजह से सीजर्स जनरेट होते हैं। इनको हम सीजर्स कहते हैं और ये कब होते हैं? जब हमारा ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये टाइप देख लेते हैं, इनके कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, पार्शियल और जनरलाइज्ड। पार्शियल, इनको फोकल सीजर्स भी कहते हैं। तो पार्शियल सीजर जो पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा एचएपी में, तो ये किसी पर्टिकुलर एक पार्ट पे ब्रेन के अटैक करते हैं और वहाँ पे न्यूरोनल डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए हमने इनको कहा कि ये पार्शियल सीजर्स हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो सिंपल पार्शियल सीजर्स की बात करें तो ये 1 से 2 मिनट के लिए होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक लोब को इफेक्ट करते हैं, इनको हमने कहा कि ये पार्शियल सीजर हैं। ठीक है, और इसमें जो पर्सन है वो अपने कॉन्शियस में रहेगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में ये 1-2 मिनट के लिए होता है, पहली बात, और हमारा बिहेवियर जो है वो कंफ्यूज थोड़ा सा रहता है। ठीक है, और इसे हम टेम्पेरल लोब एपिलेप्सी भी कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन द जनरलाइज सीजर। तो जैसे हमने पार्शियल की बात की कि एक पोर्शन में होता है, बट जनरलाइज जो होता है वो लोकली स्प्रेड हो जाता है सारे लोब्स में ब्रेन के। ठीक है, इसको हमने जनरलाइज कहा। जनरलाइज में पहला हम देखते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। 1 से 2 मिनट के लिए होता है। टोनिक क्लोनिक का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है, जब भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तब पर्सन क्या होता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस फील होती है, पर्सन क्राई करता है और प्लस जो हमारी मसल्स हैं उसमें स्पाज्म भी हो जाता है। इसको हम ग्रैंड माल सीजर भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा एब्सेंस सीजर। नाम से ही पता चल रहा है, एब्सेंस मीन्स हमें पता नहीं चल पाता है, वो सीजर आता है और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये आधे मिनट के लिए होता है या सेकेंड्स के लिए होता है, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है। और जबकि ये खास बात ये है कि ये जनरली बच्चों में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एटॉनिक सीजर्स की। एटॉनिक सीजर्स में अनकॉन्शियसनेस फील होती है और लेकिन जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, क्यों मसल्स रिलैक्स हो गई? क्योंकि जो इनहिबिटरी डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अनकॉन्शियस फील हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो फॉल भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट मूविंग म्योक्लोनिक सीजर्स। अब इसमें क्या है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक रुक के होता है, जिसकी वजह से हमें सीजर्स आते हैं। ठीक है, इसको हमने कहा म्योक्लोनिक सीजर्स होता है। अब इन्फेंटाइल स्पाज्म लास्ट है। इन्फेंटाइल स्पाज्म बेसिकली छोटे बच्चों में होता है, लेकिन नाउ डेज ये हमें एल्डर पेशेंट्स में भी देखने को मिल रहा है, हम बड़ों में भी देखने को मिल रहा है, बच्चों के साथ साथ। नाउ मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो क्लासिफिकेशन में हाइडेंटोइन, बार्बिचुरेट्स, डिऑक्सी बार्बिचुरेट, एमिनोस्टिबलिन्स, सिनिमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोडाइजेपीन्स, फिनाइलट्राइजीन, साइक्लिक गाबा एनालॉग एंड न्यू कंपाउंड। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो कि हमारे एपिलेप्सी में काम आती हैं। नाउ कॉज, अब कॉज क्या हो सकते हैं?
कॉज क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन्स सदमा, ठीक है। इंसेफेलिटिस, ड्रग्स, बर्थ ट्रॉमा, विड्रॉल फ्रॉम डिप्रेशन, ट्यूमर, हाई फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सट्रीम एसिडोसिस, एक्सट्रीम एल्कलोसिस, हाइपोन्ट्रीमिया, हाइपोकैल्शीमिया, दीज आर द कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। और सीजर्स, ट्रॉमा हो जाता है, सदमा हो जाता है, और जो इंसेफेलाइटिस होता है मीन्स कि जो ब्रेन फीवर होता है वो कॉज हो जाता है। कभी कभी बर्थ के समय फिजिकल इंजरी हो जाती है, बर्थ ट्रॉमा हो जाता है, फीवर हो जाता है और ट्यूमर हो जाता है। एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को हमने कहा एक्सट्रीम एसिडोसिस हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया में बेसिकली जो हमारा सोडियम का लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। कैल्शीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो दीज ऑल आर काजेज ऑफ एपिलेप्सी और सीजर्स। Now moving the classification of anticonvulsant drug according to their mechanism of action, ठीक है। तो एक्शन, कौन सी ड्रग कहाँ पे अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उनका एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है ये, जिसमें कि बताया गया है जो हमारा सोडियम एक्शन ऑन आयन चैनल्स, जो सोडियम आयन चैनल है या कैल्शियम आयन चैनल पे है, उन पे हमारी कौन सी ड्रग एक्ट करती है? फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, लैमोट्रिग्रिन, टोप्रीमेट, वैल्प्रोइक एसिड, और कैल्शियम चैनल पे एथोसक्सिमाइड, वैल्प्रोइक एसिड। इनहेंस गाबा ट्रांसमिशन, बेंजोडायजेपिन जिसमें डायजेपम आएगा, क्लोनाजिपम, बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉल, वैल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, विगाबैट्रिन, टोपिरामेट एंड फेल्बमेट। इनविट ईए ट्रांसमिशन, फेल्बमेट एंड टोपिरामेट। एक चीज है, कुछ ड्रग्स आपको यहाँ एक्शन ऑफ आयन चैनल में भी दिख रही है, गाबा ट्रांसमिशन में भी दिख रही है, दोनों तरफ से एक्ट करेंगी, दोनों तरह से काम करेंगी, आयन चैनल पे भी काम करेंगी और ये गाबा पे भी काम करेंगी। नाउ मूविंग phenobarbital, the first drug is phenobarbital, first effective organic anti-seizure agent। फर्स्टली इफेक्टिव ऑर्गेनिक एंटी सीजर एजेंट है। एंटी सीजर मीन्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। एलिवेट सीजर थ्रेशोल्ड, जो हमारे सीजर का थ्रेशोल्ड है उसको एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं। लिमिट्स ऑफ द स्प्रेड, लिमिट द स्प्रेड ऑफ सीजर डिस्चार्ज इन ब्रेन, तो जितने सीजर डिस्चार्ज इन ब्रेन जो हो रहा है, ब्रेन में जो डिस्चार्ज हो रहा है सीजर्स का, उसको ये कम करते हैं। बाइंड्स टू अ रेगुलेटरी साइट ऑन गाबा रिसेप्टर प्रोलॉन्गिंग द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन, ठीक है। क्योंकि ये बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायजेपिन ये क्लास की ड्रग हैं, ये गाबा पे अपना एक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गाबा पे एक्ट करके, क्योंकि एक्साइटेशन को हमें कम करना है, ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? जब हम गाबा में क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को बढ़ा देंगे, प्रोलॉन्ग कर देंगे, तो जो है हमें क्लोराइड चैनल बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, डीपोलराइजेशन की स्टेज मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो फिनोबार्बिटोन कैसे एक्ट करती है? बार्बिटोन, बार्बिचुरेट्स, नाम से ही देखिए, मैच करके पढ़ते रहिए, समझ में आएगा। तो ये सेम वैसे ही काम करेंगी, गाबा पे एक्ट करेंगी, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लोराइड चैनल करेंगी, आफ्टर दैट हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेंगी एंड देन मसल रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं, टी हाफ 80 to 120 आवर्स होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं एंड स्क्रीट आउट होती हैं किडनी के थ्रू। एडवर्स इफेक्ट, सिडेशन, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज, सिडेशन कॉज होता है, एबनॉर्मेलिटीज, बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज, बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आ जाती है चिल्ड्रंस में, रैशेज हो जाते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड ऑस्टोमेल्शिया, कैल्शियम की कमी और रेड ब्लड सेल्स में इरेगुलरिटी या उनके साइज में इरेगुलरिटी दिखती है। यूजेस, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में होता है, सिंपल पार्शियल में होता है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल में होता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट drug, that is phenytoin. This is the most important drug of anti-epileptic drug, diphenylhydantoin. This is also known as diphenylhydantoin, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बहुत कॉमनली यूज्ड की जाती है, सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग है ये। फेनिटोइन prolongs the inactivated stage of voltage sensitive neuronal sodium channel and reduces the neuronal excitability.
ठीक है। तो ये बेसिकली एक्ट करती हैं, हमने इससे पहले चार्ट में भी देखा था कि ये सोडियम चैनल पे अपना इफेक्ट दिखाती हैं, सोडियम चैनल आयन चैनल पे अपना इफेक्ट दिखाती हैं। और इनएक्टिवेटेड स्टेट जो होती है सोडियम चैनल की, उसको ये प्रोलॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से जो एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरॉन की वो डिक्रीज हो जाती है। और हमें क्या करना है, एक्साइटेबिलिटी को ही डिक्रीज करना है। फार्माकोलॉजिकल ऐसे एक्शन क्या है इनके, नॉट सीएनएस डिप्रेस, सीएनएस को डिप्रेस नहीं करेंगी, बट टॉक्सिक डोज पे मसल रिजिडिटी और एक्साइटमेंट कॉज करती हैं। टोनिक फेज को एबोलिश करती हैं, क्लोनिक फेज पे कोई इनका इफेक्ट नहीं होता है। और सीजर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, प्रिवेंट नहीं होने देती हैं, ठीक है। सीवीएस पे ये वेंट्रिकुलर ऑटोमेटिसिटी को डिप्रेस करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक, ये फॉर्मुलेशन डिपेंडेंट होता है कि किस फॉर्मुलेशन से ड्रग का फॉर्मुलेशन क्या है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है ड्रग। ये प्लाज्मा प्रोटीन फर्स्ट यूनिट में भी हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड को ड्रग कौन सी होती हैं, फेनिटोइन उसका एग्जांपल है। यूजेस, generalized tonic-clonic, simple, complex, partial seizure, it is ineffective in absence seizure and phenytoin is for IV IM route से दी जाती है। Now moving adverse effect and mechanism of action। एडवर्स इफेक्ट की बात पहले कर लेते हैं। हिरुसिडिज्म, कॉसनिंग ऑफ फेशियल फीचर, जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स जनरेट हो जाते हैं फीमेल्स में फेस पे, उस कंडीशन को हमने कहा हिरुसिडिज्म। गम हाइपरट्रॉफी, जिंजिवल हाइपरप्लेशिया, जब हमारे जो मसूड़े होते हैं वो हमारे दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं हमारे दांतों को, इस कंडीशन को हमने गम हाइपरट्रॉफी कहा। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, रैशेस, मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया और एस्क्लेरोमेल्शिया मींस कैल्शियम की कमी, हाइपरग्लाइसीमिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेमोरी से रिलेटेड सारे जो भी चेंजेस हैं वो कॉज हो जाएंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये है कि हमारी इनएक्टिवेशन स्टेज होती है, एक्टिवेशन स्टेज होती है और रेस्टिंग स्टेज होती है। तो जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। जो हमारी एक्टिव स्टेट होती है उसमें क्या होता है, सोडियम की एंट्री होती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जो इनएक्टिवेशन कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जब हमारी ड्रग फेनिटोइन एक्ट करेगी तो इनएक्टिवेशन कंडीशन में जो गेट्स हैं उनको उनकी क्लोजिंग कर देगी, जिसकी वजह से सोडियम का जो इंट्रासेलुलर में आने का रास्ता है वो क्लोज हो जाएगा। मींस वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में नहीं आ पाएंगी। ये बेसिकली इनएक्टिवेशन स्टेज को प्रोलॉन्ग करते हैं, ताकि इनएक्टिवेशन स्टेज जब हटेगी नहीं तो वापस से एक्टिवेशन स्टेज आएगी नहीं। तो ये बेसिकली किस मेथड पे काम करते हैं, जो इनएक्टिवेशन स्टेज है सोडियम की वो प्रोलॉन्ग हो जाए, ताकि सोडियम जो है वो इंट्रासेलुलर में नहीं आ पाए, डीपोलराइजेशन कॉज नहीं कर पाए। और जब डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारी मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगी। और ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। फिगर में आपको दिख भी रहा है, 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं, जिसमें रेस्टिंग स्टेट है, फिर अराइवल है और उसके बाद डीपोलराइजेशन कंटिन्यू हो गया है और उसके बाद फेनिटोइन का काम दिखाया गया है लास्ट स्टेज में, कि कैसे जो नीचे का गेट है जहाँ से एंट्री हो रही थी वो बंद कर दिया गया है, ताकि सोडियम की एंट्री ना हो पाए और डीपोलराइजेशन कॉज नहीं हो पाए। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वैल्प्रोइक एसिड, सोडियम वैल्प्रोएट। तो एंटी एपिलेप्टिक की 3 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक फेनिटोइन है हमारी, एक वैल्प्रोइक एसिड है और एक फिनोबार्बिटोन है। ये ड्रग्स बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए हमें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो वैल्प्रोइक एसिड एक ऐसी ड्रग है, हमने क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कई ड्रग अपना इफेक्ट आयन चैनल पे भी दिखा रही हैं, रिसेप्टर्स पे, गाबा पे भी दिखा रही हैं। तो ये उनमें से है कि इसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले बात करें तो फेनिटोइन लाइक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। पहले तो ये फेनिटोइन की तरह ही सोडियम चैनल का जो इनएक्टिवेशन स्टेज है उसको प्रोलॉन्ग करेंगी, ठीक है। दूसरा, एटेन्यूएशन ऑफ कैल्शियम मीडिएटेड टी करंट, ये कैल्शियम चैनल पे भी अपना इफेक्ट दिखाएंगी। ड्रग्स है हमारी एथोसेक्सिमाइड,
कैसे? क्योंकि जो हमारा कैल्शियम भी है वो भी जब एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर में एंट्री करता है तो वो अपना एक्शन शो करता है, डीपोलराइजेशन कॉज करता है। तो ये क्या करेंगी? उस चीज़ को होने से रोकेंगी, यानी कि ये कैल्शियम चैनल पे भी अपना इफेक्ट दिखाएंगी और डीपोलराइजेशन को होने से रोकेंगी। नाउ थर्ड, augmentation of release of inhibitory neurotransmitter GABA by inhibiting its degradation and by increasing its synthesis। अब यहाँ पे बात करें तो ये गाबा पे कैसे एक्ट कर रही हैं? ये गाबा का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको इनहिबिट कर रही हैं। क्यों इनहिबिट कर रही हैं? क्योंकि अगर गाबा का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? गाबा की अवेलेबिलिटी कम होगी। अब जब गाबा की अवेलेबिलिटी कम होगी तो उसकी वजह से जो हमारे क्लोराइड चैनल ओपनिंग हो रही है, क्लोराइड आयन रिलीज हो रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होगा तो वो कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो हम चाह रहे हैं हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट वो भी नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से जो हम एक्शन चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि हम गाबा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, हम मेटाबॉलिज्म होने ही ना दें। जब मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तब जो हमारे गाबा है वो उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जो हमारा क्लोराइड चैनल है वो अपना क्लोराइड आयन की प्रॉपर एंट्री होती रहेगी और जो हमारी हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज है वो हम अचीव कर लेंगे और जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाएंगी। तो हमें ये क्या करते हैं, ये जो हमारे गाबा का मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करते हैं और उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, ताकि वो उनकी सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो हमारे क्लोराइड आयंस भी इंक्रीज होंगे। और हमारा एक्शन क्या है? हमें मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है। तो हमारी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी हाइपरपोलराइजेशन कॉज करके। तो नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही मैंने अभी बताया है आपको। इनहिबिटिंग गाबा डिग्रेडेशन, गाबा के डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है ताकि गाबा खत्म नहीं हो। और स्टिमुलेटिंग इट्स सिंथेसिस एंड रिलीज, और उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और उसकी सिंथेसिस को और उसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लोराइड आयन मिल सके। डायरेक्टली इन्हांसिंग इट्स पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट, जो पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट है उसको बढ़ाता है। ठीक है, यूजेस क्या है? हाईली इफेक्टिव इन एब्सेंस सीजर्स में इफेक्टिव है। अल्टरनेटिव एडजुवेंट्स फॉर ग्रैंड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स, क्लोनिक पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, मियोक्लोनिक एंड एटोनिक सीजर्स में होते हैं, मनिया एंड बाइपोलर इलनेस में होते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ valproic acid? Anorexia, vomiting, loose motion, drowsiness, ataxia, tremors. These are uh, these are the adverse effect of valproic acid. एनोरेक्सिया मीन्स कि जो हमारा आजकल हम लोग सोचते हैं ना कि हम कम खाना खाएं हम दुबले हो जाएं, इस कंडीशन को ही बोला गया एनोरेक्सिया, जिसमें रिड्यूस एपेटाइट हो जाता है, वोमिटिंग, लूज मोशन, हार्टबर्न, ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मीन्स कि हमें सुस्ती सुस्ती सी लगती है। एटॉक्सिया, हम चल नहीं पाते हैं ढंग से। एलोपेशिया मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाटिस मीन्स हमारे पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और बेसिकली इसके एडवर्स इफेक्ट हमें यंग गर्ल्स में देखने को मिलते हैं एज अ पीसीओडी। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीजेस के रूप में देखने को मिलते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्प्रोइक एसिड। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब सारी ड्रग्स का, जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी उन सबकी समरी मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाई है कि क्या क्या है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, ये कौन सी ड्रग कर रही है? एंड दिस इज द ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कौन है जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को फैसिलिटेट कर रहा है? कौन है जो सीए कैल्शियम चैनल को वो ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम आयन को ब्लॉक कर रहा है? तो दीज आर ऑल अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमको इसमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि जो भी मैकेनिज्म काम कर रहे हैं या तो हम पॉजिटिव को रोक दें या हम निगेटिव को बढ़ा दें, आयंस को, ये उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, इनको हमें रोकना है, क्लोराइड चैनल को हमें बढ़ाना है ताकि हम जो प्रॉपर्टी चाहते हैं, रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी चाहते हैं, वो हमारी बॉडी में मिल जाए और हमें सीजर से राहत मिल सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग।
तो वी विल डिस्कस 3 ड्रग्स, दैट इज phenytoin, phenobarbital and valproic acid, and these are most important drugs. तो आप क्लासिफिकेशन इसका बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. थैंक यू.